हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग फैटिग स्टडी तक बात कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। हमने जैसे बात किया था कि बहुत सारे अलग अलग स्टडी बताए गए हैं टेलर्स की ओर से कि हम लोग को मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब एक स्टडी ये भी बताया गया है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में। क्या है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में? The workers can then be classified as efficient or inefficient on the basis of these standards. So, he introduced different rates of wage payment for those who performed above standard and for those who performed below standard. क्या होता है एक्चुअली में? टेलर का ये मानना था कि अगर जो भी एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के ऊपर और अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उससे इस एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, एंड जो इस बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्म करते हैं जो भी लेबर या जो भी मैनेजमेंट, तो उसे एज ए पनिशमेंट उसे कम आपको वेजेस मिलना चाहिए। इसलिए डिफरेंशियल पीस वेज का सिस्टम लाया गया। उसका कहना था कि अगर कोई स्टैंडर्ड से अबव अगर परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको एक एप्रिसिएशन के तौर पे उसको ज़्यादा वेजेस मिलना चाहिए है इन कंपैरिजन टू जो स्टैंडर्ड में या बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहा है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल है, ये आपके एनसीईआरटी बुक की ही एग्जांपल है। इट इज़ डिटरमाइन दैट अ स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर पर डे इज़ 10 यूनिट। एक स्टैंडर्ड रखा गया एक फैक्ट्री में कि हर दिन हर एक वर्कर 10 यूनिट आउटपुट नहीं बनाएगा। ठीक है, एंड दोज हु मेड स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड या उससे ज़्यादा बनाएगा वो 50 रुपीज़ पर यूनिट उसको उस हिसाब से पे किया जाएगा। ठीक है, एंड जो बिलो स्टैंडर्ड बनाएगा उसे 40 रुपीज़ पर यूनिट पे किया जाएगा। इससे ये रिज़ल्ट निकला कि अगर कोई 11 यूनिट्स बना रहा है, अगर 10 यूनिट्स आपका स्टैंडर्ड है, अगर कोई 11 यूनिट्स बना रहा है, इट मीन्स मोर देन स्टैंडर्ड लेवल, तो आपको 50 रुपये के हिसाब से 550 पर डे एक वर्कर को मिलेगा। क्लियर? लेकिन अगर बिलो स्टैंडर्ड से कोई काम कर रहा है जैसे कि 9 यूनिट्स, तो 9 इंटू 40 दैट इज़ 360 रुपीज़ पर डे उस लेबर को मिलेगा। तो यानी कि ये जो 190 का जो डिफरेंस है वो बताता है कि कौन एफिशिएंट वर्कर है एंड कौन इनएफिशिएंट वर्कर है, एंड इनएफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करता है कि आप भी दूसरों वर्कर की तरह इफ़िशिएंट बने। क्लियर? तो ये बहुत जगह आप यूज़ किया गया, किस जगह नहीं किया गया, क्योंकि कभी कभार इससे वर्कर लोग में एक लड़ाई की भावना हो जाती थी कि हाँ इससे ज़्यादा मिल रहा है, इससे कम मिल रहा है, ये तो ऐसे बनाया, ये तो ऐसे बनाया। इसलिए बहुत जगह ये कंसिडर्ड किया भी गया, बहुत जगह नहीं भी। तो एक मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि उसके वर्किंग इन्वायरमेंट में ये कंसिडर्ड किया जाएगा कि नहीं। ठीक है, मेंटल रिवोल्यूशन, इससे एक मेंटल रिवोल्यूशन आया लोगों में। इन्वॉल्व्स अ चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। इससे एक ये भी फ़ायदा हुआ कि लोग कंपटीशन को छोड़ के कोऑपरेशन पे ध्यान देने लगे। एक मेंटल रिवोल्यूशन लाया गया कि वर्कर को एक साथ हाथ मिलाकर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में लग जाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो सकते हैं। क्लियर? मैनेजमेंट शुड शेयर पार्ट ऑफ सरप्लस विथ वर्कर्स। मैनेजमेंट को वर्कर्स का एक जो भी हिस्सा, जो भी सरप्लस उनको मिला है मैनेजमेंट को, वो वर्कर्स के पार्ट भी होने चाहिए, वर्कर्स को भी मिलना चाहिए। वर्कर्स शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट देयर माइट सो डैट द कंपनी मेक्स प्रॉफिट। एंड वर्कर को भी अपना जो भी विल है उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए है ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो। मतलब इन कंपैरिजन आपको मैनेजमेंट और वर्कर को हमेशा साथ में रह के काम करना चाहिए। क्लियर? दिस एटीट्यूड विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम एंड ऑल्सो फॉर द कंपनी। क्लियर? अब जैसे टेलर्स एक मैनेजमेंट लेकर आया, वैसे ही फेयोल्स भी एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेकर आए हैं। क्या लेकर आए वो? Fayol experienced that amounts to a manager's work and what principle should be followed is doing this work. ठीक है, फेयोल बोला कि जो भी मैनेजर को उतना ही मिलना चाहिए जो वो काम कर रहा है, ना कि उससे ज़्यादा ना ही उससे कम, उसे वो चीज़ का पैसा उसे मिलना चाहिए। ठीक है, फेयोल का पूरा नाम क्या था? हेनरी फेयोल। क्लियर? ये 14 बेसिक प्रिंसिपल्स बताए मैनेजमेंट के, जिसे एक मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए है अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को
अचीव करने के लिए। तो क्या क्या एक है ये आपको 14 की 14 प्रिंसिपल्स आपको बाय हार्ट लर्न भी करनी होगी, ताकि ये आपको फुल मार्क्स मिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है। एंड ये बहुत जनरली आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पाया गया है। क्लियर? द फर्स्ट वन इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। फयोल का कहना है कि वर्क जो भी काम कर रहा है, एक सपोज रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, तो हर एक काम पे एक वर्क अलग से अलॉट होना चाहिए है, डिवीजन होना चाहिए। स्मॉल वर्कर्स के लिए अलग, लार्ज वर्कर्स के लिए अलग, स्मॉल टास्क के लिए एक अलग टीम बनाया जाए। एक डिवीजन होना चाहिए। वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब्स। A trained specialist who is competent is required to perform each job. This result in efficient or trained employee. Clear? The second one is authority and responsibility. ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि किसी को पावर दिया गया है, आप उनसे काम करवाइए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको ये काम दिया गया है कि आप उस काम को करें। जैसे मैं एक मिडिल पर्सन हूँ, मैं मिडिल लेवल मैनेजर हूँ, मुझे टॉप लेवल एक अथॉरिटी दिया है कि आपको ये काम करना है। मेरी अथॉरिटी मेरे टॉप लेवल है, मुझे उनका जवाबदेही है, ठीक है, मुझे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टॉप लेवल बोले हैं वो हम लोग काम करें, ठीक है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये काम को कैसे कराना है बाय योर सबऑर्डिनेट्स, दैट इज़ योर अथॉरिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए है। क्लियर कि आपको किससे आपको देना है। अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द कोरिलरी ऑफ अथॉरिटी। समझ में आया? क्लियर? एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपको एक पावर मिला गया है आपको काम करवाने का, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जिम्मेवारी है कि ये काम आपको हो जाना चाहिए। क्लियर? डिसिप्लिन, काम में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर कोई भी काम आपके फैक्ट्री की अगर काम 9 बजे शुरू हो जानी चाहिए तो वो 9 बजे ही शुरू हो जानी चाहिए, ना कि 5 मिनट पहले, ना कि 5 मिनट बाद। एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, एक सुपेरियर पे, एक सबऑर्डिनेट पे। डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपेरियर एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट एंड जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टी। क्लियर? यूनिटी ऑफ कमांड। According to Fayol, there should be one and only one boss for every individual employee. ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत बार होता है कि एक एम्प्लॉय बेचारा काम कर रहा है, उस पर 10 आदमी आके बोले अरे तुम अभी ये कर रहा है, तुम ये करो। दूसरा आदमी आया, दूसरा बोला अरे तुम ये कर रहा है, तुम ये करो। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर आप पे सुपीरियर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर आप पे हेड होना चाहिए जो आपको डायरेक्शन दे, एंड आप उसी का डायरेक्शन फॉलो करें, ना कि 10 जन का। इससे क्या होता है, आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। तो आपको हमेशा एक पर्टिकुलर की सुननी चाहिए, एंड इससे क्या होता है कि यूनिटी बनती है। क्लियर? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्या काम करना है और कहाँ तक करना है। कोई बोला कि आप 1 से लेके 4 तक ही चलना है आपको, कोई आके बोलता है नहीं आपको 1 से 4 नहीं 1 से 6 तक चलना है। तो एक डायरेक्शन सही मिलना चाहिए आपको। Each group of activities having the same objectives must have one head and one plan. एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं मल्टीपल टास्किंग की वजह से कभी कभार ये होता है कि जो एक टास्क भी हो रहा है वो भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है। इसलिए मल्टीपल टास्क करिए, बट वो इफ़िशियंसी के लेवल पे होना चाहिए। क्लियर? Each division should have its own plans, in charge and execution resources. I hope आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। द 6th वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट से पहले लोगों का जनरल इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू फयोल। फयोल का ये मानना है कि आप अपने इंडिविजुअल गोल को पहले ना रख के पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका इंडिविजुअल गोल भी धीरे धीरे अचीव हो जाएगा। क्लियर? द 7th वन इज
रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन उसको उसके बेसिक पे के हिसाब से ही मिलना चाहिए. द एम्प्लॉय शुड be paid fair wages which should give them at least a reasonable standard of living. Clear? The eighth one is centralization and decentralization. कब आपको काम का डिसीजन मेकिंग और अथॉरिटी का डिवीजन करना चाहिए और कब आपको नहीं करना चाहिए. इसलिए ये चीज़ एक सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. टॉप मैनेजमेंट के बाद मिडिल मैनेजमेंट आना चाहिए, मिडिल मैनेजमेंट के बाद डिविजनल हेड्स आना चाहिए. तो एक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन का. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स को बांट देना बराबरी में. The concentration of decision making authority is called centralization, whereas its dispersal among more than one person is known as decentralization. Clear? स्केलर चेन होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एज अ कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स. एक स्केलर चेन होना चाहिए, मतलब कि अगर आप 1 लेवल मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं तो 1 लेवल मैनेजमेंट आपको 2 लेवल मैनेजमेंट पर रिपोर्ट कर रहा है. इससे क्या होगा कि एक चेन बनना चाहिए कि आपको इससे रिपोर्ट करना है, इनको दूसरे से रिपोर्ट करना है. क्लियर? फिर क्या है? ऑर्डर. द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. एसेंशियली इट मीन्स ऑर्डरलीनेस, मतलब हर चीज़ जगह की जगह और जगह वालों के लिए ही होना चाहिए. अगर एक बंदा अगर सेक्शन डी में काम कर रहा है, इसका मतलब कि वो सेक्शन डी में ही काम करना चाहिए. एक ऑर्डरलीनेस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो एक बंदा 10 जगह घूम घूम के काम कर रहा है. एक प्लेस प्री डिफाइंड होना चाहिए. द 11th one is equity. Good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. ठीक है, एक इक्विटी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए कॉन्सेप्ट में कि जो भी काम करे एक फेयरली ढंग से काम करे. The 12th one is stability of personnel. Employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency. मतलब कि जो एम्प्लॉय की टर्नओवर है, आना जानी है, वो कम से कम होना चाहिए. परमानेंट एम्प्लॉयज़ को ही काम में रखना चाहिए, जिससे क्या है कि आपको बार बार एम्प्लॉय को सिखाने का खर्चा, एम्प्लॉय को सिखाने का टाइम वेस्ट आपको नहीं करना पड़ेगा. The 13th one is initiatives. Initiative means taking the first step with self-motivation. Workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvements according to FAYOL. एक इनिशिएटिव लेना चाहिए मैनेजमेंट को हमेशा, बार बार जब भी मोटिवेशन का ज़रूरत पड़े आपको वर्कर्स को इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए. क्लियर? एंड द लास्ट 14 वन इज स्पिरिट डी कॉप्स. मतलब एक स्पिरिट होना चाहिए है, टीम वर्क होना चाहिए. मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स वुड बी डिफ़िकल्ट टू रियलाइज. एक आपको एकता होना चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए काम करते समय. फेयॉल्स का ये 14 प्रिंसिपल काफ़ी हद तक माना गया है एंड इससे सपोर्ट किया गया है क्योंकि ये सब क्वालिटी के कारण ही एक अच्छी मैनेजमेंट का प्रोसेस हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर की फटाफट एक क्विक रिवीजन करेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.